बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। हमारी दुआएं आज भी पाकिस्तान में लाखों करोड़ों सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे और उनकी जल्द अज जल्द इमदाद उन तक पहुँचाए, आमीन। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक 900 के करीब जाने जा चुकी हैं, 1200 के करीब लोग ज़ख्मी हैं, बड़ा नुकसान हुआ है और यकीनन इस नुकसान का अजाला करना मुश्किल ही नहीं, हुकूमत के लिए नामुमकिन है। इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। लोग अपनी मदद के तहत वहाँ इमदाद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की जानिब से एक और वार्निंग आज जारी की गई। उन्होंने कहा कि एक और सैलाब आने वाला है सतलुज में, और हम जानते हैं कि हमारे जिस वक्त वजारत आबी वसाइल है उन्होंने एक और फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। उस वार्निंग के बाद ऑलरेडी बारिशें भी चल रही हैं। 5 तारीख तक बताया जा रहा है कि पंजाब में बारिशों का सिलसिला भी जारी रहेगा। इस वक्त लाखों एकड़ आराजी फसलें तबाह हो गई हैं, लाखों के करीब मवेशी ज़ाया हो गए हैं। जो इस वक्त कैंप्स में मौजूद हैं वहाँ पर चारा नहीं है, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स फेस किए जा रहे हैं। हुकूमत के पास जो वसाइल हैं वो बरोकार लाकर उन तक इमदाद पहुँचाई जा रही है, लेकिन एट द सेम टाइम कैलामिटी आफत बहुत बड़ी है। खुराक की किल्लत, जब भी कोई आफत आती है तो पहला सवाल यही होता है कि फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी। आज खैबर पख्तूनख्वा में रोटी की कीमत बढ़ना शुरू हो गई है, कराची में आटे की कीमत बढ़ना शुरू हो गई है, बलूचिस्तान में आटे की कीमत बढ़ना शुरू हो गई है। और जो फ्लोर मिल्स मालिकान हैं उन्होंने कहा है कि गंदम के मसनूही बहरान की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत है। जी हाँ, कहा गया है कि सेक्शन 144 के तहत गंदम और मुताल्लिका मसनूआत की बैन सूबाई नकलो हरकत पर पाबंदी लगाकर यह बहरान पैदा किया गया है। उन्होंने निशानदेही की कि मुल्क की 70% गंदम की पैदावार पंजाब में होती है, जिस पर दीगर सूबे उससे इजाफी ज़खायर के बायस इन्हिसार करते हैं। हम एक कौम है, हमारी खुशियाँ और गम साझे हैं। इस तरह के इकदाम कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाती हैं। यानी पंजाब को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि जो बलूचिस्तान में गंदम महंगी हो रही है, KPK में महंगी हो रही है, उसकी बड़ी वजह यह है कि जो पंजाब में रिजर्व्स हैं उसके ऊपर 144 लगा के पाबंदी लगा दी गई है नकलो हरकत पे। पंजाब से गंदम बाहर जा नहीं सकती है। दूसरे 2 सूबे शदीद मुतासर हैं। यकीनन बहुत सीरियस सिचुएशन है, इस पर आज बात करूंगा मैं। साथ साथ अदालती मामलात, 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले सरफराज रोगर साहब ने फुल कोर्ट इजलास बुलाया। इजलास से पहले 2 जजों ने खत लिख दिया, वही 2 जज जो पहले भी खतों किताबत कर चुके हैं, जिनके बारे में आ रहा था कि इनके लिए रेफरेंस हुकूमत तैयार कर रही है। उन खतूत के अंदर बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। निज़ाम अदल के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, ये निज़ाम अदल है या नहीं। इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मुल्क में दहशतगर्दी की लहर है, उसको भी मौजूद बहस बनाएंगे। वेलकम करना चाहूँगा अपने मेहमानों को। कराची स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, कराची होलसेल्स ग्रोसर्स एसोसिएशन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इब्राहिम साहब वक्त के लिए। अली बुखारी साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सितारफ के मोहताज नीमायर कानून है, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। मिर्जा अख्तियार बेग साहब पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया बेग साहब आपके वक्त के लिए। एंड सरदार अब्दुल रहमान खीतरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम PMLN, बहुत शुक्रिया खीतरान साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगा इब्राहिम साहब आपसे। अब ये जो आटे का बहरान पैदा हुआ है, जो फ्लावर मिल्स वाले कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने पैदा किया है, क्योंकि उन्होंने 144 भी लगा दी और उन्होंने अपने ज़खायर भी छुपा दिए। रेट आप बता रहे हैं कि 55 रुपये किसने खरीदा था किलो के हिसाब से, आज वो रऊफ भाई 100 रुपये के करीब बेच रहा है। और हुकूमत कुछ कंट्रोल करने में कभी कहीं भी हमें कामयाब नजर नहीं आ रही। हर जगह हुकूमत नाकाम है प्राइस मैकेनिज्म में। रऊफ भाई, कितनी रोटी और बढ़ेगी? और हमारे मुल्क में अगर गंदम मौजूद है तो फिर KPK को और बलूचिस्तान को गंदम से महरूम करना जुल्म ना हुआ? फूड सिक्योरिटी का ख्याल किया नहीं गया। क्लाइमेट चेंज थे, हर चीज़ आ रही थी, निशानदेही हो रही थी। यानी आप फूड सिक्योरिटी का तो पहला ख्याल करना चाहिए। लाजमी गंदम से आटा बनता है। अगर कोई भी चीज़ खुराक नहीं होगी तो रोटी ज़रूरी है। रोटी बेसिक है। अगर वो किसी जगह भी सैलाब जगदान पे भी रोटी 2 दिन पुरानी भी पानी में खा लेगा, लेकिन आप उस पर भी कोहराम मचा दिया गया है। अगर ये बर वक्त इकदाम होते और प्रोक्योरमेंट हो जाती चारों सूबों में तो ये भुगतना ना पड़ता है। रऊफ भाई, अभी वीट स्कैंडल में 400 अरब रुपए 500 अरब रुपए कमाए गए थे, अब फिर आप बता रहे हैं कि 55 रुपए की खरीदी हुई चीज 100 रुपए में बेची जा रही है। इस लेवल की मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी हमारे मुल्क में हो रही है। हम तो मुसलमान मुल्क हैं। देखें, आप बात मजहब की हो गई, मुसलमान बेसिक तो हम मुसलमान है ना। हमें अब होश आ रहा है कि आप यकीन माने कि फ्लोर मिल मालकान जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं उसकी तस्दीक करता हूं कि ये तरदीद करता हूं कि ये जो इल्ज़ाम है गलत है।
क्योंकि हमारे पास वाफिर मिकदार में सिंध में गंदम मौजूद है। ठीक। 50 लाख टन जो आदाद व शुमार है गवर्नमेंट के, 50 लाख टन सिंध में ही मौजूद है, 22 लाख टन हमारे पास कराची में मौजूद है और फ्लोर मिल के पास यानी पूरे 6 महीने का कोटा मौजूद है। तो मुझे ये बताएं कि 60 रुपए की गंदम लेके हम 100 रुपए में गंदम बेच रहे हैं और आटा बेच रहे हैं हम 110 रुपए या 120 रुपए में बिक रहा है, तो आप क्या समझ रहे हैं? अच्छा, केपीके में कितने का बिक रहा है, बलूचिस्तान में कितने का बिक रहा है? देखें आप, ये केपीके में रेट ज्यादा हैं जो उन्होंने अभी 110-15 बताए हैं, लेकिन कराची में 109 रुपए हो चुके हैं। 109। अब ये आज के रेट हैं, ये सुबह के रेट थे 92। आप कह रहे हैं कल 120 हो जाएंगे? देखें 1-2 मिनट दें आप मुझे। 92 के गंदम के रेट थे सुबह और 100 रुपए आज हो गए। ये मिनटों में घंटों में कहीं तब्दीली आती है ऐसी। ये 78 साल तारीख में ये कोराम, ये आप देख रहे हैं कि एलिट क्लास अब इसमें फायदा उठा रही है। अब एक कंपनी है उसने 35 लाख टन स्टॉक किया हुआ है। अगर आप इसी तरह लेंगे हजारों, तो आप समझ लें कि पूरा गंदम का स्टॉक हमारे पास मौजूद है, कोई हमें मंगाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इस पे सट्टा भी खेला जा रहा है और बैंकों से लोन भी ली जा रही है और प्लेस भी कराया जा रहा है, जिसका खमियाजा गरीब आदमी भुगत रहा है। गरीब आदमी जो 100 किलो महान आटा लेता है कुंबे के लिए, आप बताएं 600 का 11,000 में कैसे लेगा, अफोर्ड कैसे कर सकेगा? और आप ये सैलाब में जो अब मदद के बजाय हम इसको और बढ़ावा दे रहे हैं। सैलाब में कोई गंदम खराब नहीं हुई है। मार्च में फसल उतरी है, मार्च अप्रैल मई ठीक, जून तक फसल कटी है और तमाम गोदामों में जा चुकी है और कहीं भी सैलाब से कोई नुकसान नहीं हुआ, गंदम को कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिर भी कीमत गंदम का बहाना बनाते हैं, सैलाब का बहाना बनाते हैं। आज हमें ये जमीर से फैसला करना चाहिए कि अल्लाह को भी हम जवाब दें हैं। अगर इसी तरह कोहराम मचाएं, आप यकीन माने 50,000 करोड़ रुपए का टीका लगा है। ये बहुत बड़ा टीका है। 1000 करोड़ बहुत बड़ा टीका है सर, बहुत बड़ा टीका है। आप क्रॉप देखें, सबसे बड़ा क्रॉप गंदम का होता है जो 33 मिलियन .50 का होता है। आप अंदाजा लगा लें 3 करोड़ 50 लाख टन, ये सबसे बड़ा क्रॉप होता है। चीनी में आप देख लें 75 लाख टन का क्रॉप होता है, जो 100 रुपए के 200 रुपए हम देख रहे हैं। तो यही हम फ्री मार्केट करने जा रहे थे और फ्री मार्केट का अंजाम हमने देख लिया। बिल्कुल ठीक। एलीट क्लास फायदा उठाते हैं, पैसे वाले फायदा उठाते हैं, गरीब मिस्किन मर चुके हैं। अब बिजनेसमैन भी हैं। मिर्जा इख्तियार बेग साहब बहुत बड़े, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लीडिंग बिजनेसमैन में से एक हैं पाकिस्तान के। बेग साहब, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ये जो होर्डिंग है, जखीरा अंदोजी, मुनाफाखोरी, कोई आज की तो नहीं है सर। हम काफ़ी वक्त से देखते आए हैं कि पहले हम एक्सपोर्ट करते हैं, फिर हम इंपोर्ट करते हैं। वीट स्कैंडल, शुगर स्कैंडल हम लोग के लिए आम सी बात है सर। ऐसे में अब सैलाब की सूरत हाल में पंजाब ने बैन लगा दिया कि हमारी गंदम सूबे से बाहर नहीं जाएगी। केपीके और बलूचिस्तान स्पेशली, ये 2 सूबे हैं जो डिपेंड करते हैं कि हम पंजाब से ही गंदम खरीदेंगे। वहां पे 70% पाकिस्तानी गंदम पैदा होती है। आपकी नजर में ये सिचुएशन इतनी सीरियस क्यों है इस वक्त सर, गंदम के हवाले से खास तौर पे? मैं आपको जवाब देता हूँ आपके सवाल का। देखें जी, कल ही मैंने स्टैंडिंग कमेटी, सब कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की मीटिंग चेयर की थी शुगर के स्कैंडल के ऊपर, और ये बात बिल्कुल सही है। ये साबित हुई है बात कि गलत इन्वेंट्री बता के शुगर को एक्सपोर्ट किया गया, उसका रिबेट लिया। उसके बाद ये शोर मचना शुरू हुआ कि शुगर शॉर्ट है, इंपोर्ट किया जाए। मुल्क में शुगर का क्राइसिस है, उसको इंपोर्ट किया। और इंपोर्ट के बाद ये कहा गया कि इसमें जो टैरिफ लगाएंगे तो ये शुगर महंगी मार्केट में बिकेगी, लिहाजा टैरिफ को माफ कराया पूरा। ये एक शुगर क्राइसिस या प्राइस क्राइसिस था, लेकिन मेरे नजदीक एक स्कैंडल है और ये हर साल 2 साल के बाद ये इसी तरह से होता है और हर हुकूमतों में हुआ। अब वो तो शुगर का था। अब ये जो गेहूं की बात कही उन्होंने, मैं बिल्कुल दावे से आपको कहता हूं, और अभी हमने जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रेजेंटेशन दी थी जनरल साहब ने। पहली चीज तो यह है कि हमारे पास 50 लाख टन से ज्यादा गंदम पड़ी हुई है, 22 लाख कराची में है। ये जो दफा 144 लगाते हैं या मूवमेंट पे पाबंदी करते हैं, ये पैनिक डिसीजन कहलाते हैं। ये पंजाब ने बहुत गलत फैसला करा है, जिसकी वजह से आटे की कीमत दुगनी हो गई, 50 और 55 रुपए से 100 रुपए के ऊपर हो गई है।
110 में भी केपीके में जा रहा है। तो ये डिसीजन करने की कोई जरूरत नहीं थी, ये पैनिक डिसीजन है। आपके पास वाफिर मिकदार में सर गंदम कौम मौजूद पहले है, से ही सैलाब की वजह से आपके पैनिक में है फ्लोर सर, मिल्स के पास- कौम पहले से ही पैनिक फ्लोर में है। मिल्स के पास गंदम मौजूद है, लिहाजा कोई कमी नहीं है इसमें, ना आपको इम्पोर्ट करने की जरूरत है। खुदा रहा ये मैसेज मैं सारिफ को डायरेक्ट देना चाहता हूँ, लोगों की इस तरह की सट्टेबाजी या स्पेकुलेशन में खुदा के लिए ना है, और दुगनी कीमतें देके आप एक तो बारिश और फ्लड की सर आपकी जो हुकूमत में आफत अगर है, ताकत वो है तो बर्दाश्त कर कराची रहे के हैं। अंदर ही आप प्राइस कंट्रोल कर लेना सर। यहाँ पर भी 110 की बिक रही है, रऊफ भाई कह रहे हैं कल 120 की होगी। जी नहीं, इसका मीटिंग हुई है, हमने जो स्टोर्स, जो सट्टा, जो स्पेकुलेशन हो रही है, जो जखीरा अंदोजी हो रही है, उस पर छापे मारे जाएंगे, और आमीन। प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं उसको हमने कहा फाल करो, आमीन। डीसी एसी ये बाहर निकले, आमीन। जुम्मा संडे बाजार वगैरह में जाएं, और इन खाने पीने की अशिया पे बिलखुसूस खुर्दुनी अशिया जिसमें आटा है, चावल है, शक्कर है, तेल है, खुर्दुनी जो है वो कोई सट्टा नहीं खेलने देंगे। अब्दुल रहमान खीतरान साहब की तरफ जाने दे सर। बलूचिस्तान में सर आटे की क्या सूरत हाल है खीतरान साहब? वहां पर भी रेट सुना है कि 110 के करीब पहुंच चुका है, बल्कि शायद ज्यादा है वहां पे। आपकी नजर में मुल्क में गंदम होने के बावजूद दो सूबों में किल्लत पैदा होना, फ्लावर मिल्स का पंजाब की तरफ इशारा करना जहां PMLN की ही हुकूमत है, क्या कहेंगे खीतरान साहब आप? शुक्रिया मेरे दोस्त, मुझे अच्छा लग रहा है दोस्तों ने जो गंदम के बारे में फिर उसको चीनी के साथ मर्ज कर दिया है। तो मैं एक अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक छोटी सी मिसाल आपको दूं कि कल रात को मैं एक सोशल मीडिया पे क्लिप देख रहा था, शायद अमृतसर का था। एक सिख है जिसने मेरा ख्याल येलो किस्म की पगड़ी पहनी हुई है, और हर दुकान पे जाके वो हाथ बांध के दुकानदारों को कह रहा है कि कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं सैलाब, वो कहते हैं बाढ़। तो बाढ़ आई हुई है, इसमें 1 रुपया भी आपने किसी भी आइटम की कीमत नहीं बढ़ानी। तो हम मुसलमान, वो सिख, बाकी गहराई में मैं नहीं जानना चाहता हूँ कि मेरे और उसमें क्या फर्क है, मेरी मुसलमान होने में मैं कितना वो पाक हूँ और वो सिख होने में कितना जो भी है। बहरहाल ये मजहबी मसला है। मैं गुजारिश करूं कि जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि मार्च के शुरू में इसी तरीके से हमारे बलूचिस्तान में जो हमारे नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट है या सिब्बी नसीराबाद जो गर्म इलाके हैं, वहाँ पे गंदम की कटाई और सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इस दफा पंजाब से लेकर बलूचिस्तान तक बम्पर क्रॉप्स हुई है गंदम की, इतनी कभी भी नहीं आई है जितनी। मैं खुद भी एक जमींदार हूँ माशाल्लाह, और पहले हम 10 लाख बोरी रिजर्व के लिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान खरीदती थी। इस दफा काबीना ने बाज़ाब्ता फैसला किया कि हमें खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गंदम इतनी वाफर मिकदार में आई है और कीमतें इतनी स्टेबल थी कि ना पंजाब को हमारी जरूरत थी, ना हमें पंजाब की जरूरत थी, ना KP को बलूचिस्तान को देने की या सिंध को बलूचिस्तान की। मैं ब्लेम करूंगा, मैं किसी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करूंगा, ना करें सियासत, हर चीज में सियासत ना करें। बात यह है कि हम पहले अपने गरेबान में देखें कि बेहतर मुसलमान हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। हम आप कह रहे हैं इतने गंदे मुसलमान हैं कि हम ही ब्लेम करने के लायक हैं। हाँ, ब्लेम हमें होना चाहिए, मुझे होना चाहिए, आपको होना चाहिए। जो एलीट क्लास है जिसने जखीरा अंदोजी की है, जिनके गोदाम में जिन्होंने अपने पास रखे हुए, हमें उनको ये एहसास दिलाना चाहिए कि आखिरत है, मौत बरहक है, एक दिन आनी है। तो आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे और क्या कितना कमा लेंगे, किसके लिए? आपने 1 गज और 2 गज टोटल आप मेरी औकात ये है कि किस्मत से 1 गज चौड़ी या 2 गज लंबी कब्र मिलनी है, उसमें आप माँ सिवाय कफन के 2 टुकड़ों के आप क्या ले जा सकते हैं? बेशक सर, तो बस औलादों के लिए छोड़नी है, दूसरों को खाने के लिए बंगले भी छोड़ने हैं, अपने दौलत भी छोड़नी है। तो अब वो अल्लाह जिसने आपको रोजी दी है जी, उसकी रोजी को आप दूसरों के लिए अपनी कब्र को काला करके, गुनाहगार करके और उनके लिए छोड़ के जाए, मैं कहता हूँ इससे ज्यादा शर्म का मकाम कोई नहीं है। और बाकी तो मैं किसी को अली बुखारी साहब वेट कर रहे हैं फ्रॉम PTA काफी वक्त से। बुखारी साहब, आज पंजाब के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं कि उसने पूरे मुल्क में आटे का बहरान पैदा किया है फ्लावर मिल्स मालिकान की जानिब से। आपकी नजर में सैलाबी सूरत हाल में
हम क्यों इस तरह मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज बन जाते हैं? बुखारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तला भाई आपका। देखिए तला भाई, दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। हम आज जो बात कर रहे हैं वो मुनाफाखोरी के ऊपर कर रहे हैं, और जो ज़रूरत पड़ने पे लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए वो डबल प्राइसेस पे पहुंच गई। और दूसरी चीज़ हम ये बात कर रहे हैं कि ना हम सैलाब से जो मुतासर लोग हुए हैं उन मुस्तहकीन को इमदाद करते हैं, और उल्टा जो हमारी चीज़ें खुर्दोनोश की उनको चाहिए वो डबल ट्रिपल प्राइसेस पे जा रही हैं। और इसमें ऑब्वियसली पंजाब जो है वो सबसे ज़्यादा ब्लेम उसके ऊपर हो रहा है, और होना भी चाहिए। रीज़न बीइंग कि अगर 70% ऑफ द क्रॉप्स आपकी गंदम की जो अगर पंजाब में पैदा होती है और दूसरे सूबे खुद लेते हैं इससे, या उनके अपने पास प्रोडक्टिविटी थी, इसके बाद इन्होंने अभी इसको किया और उसके बाद 144 लगाई है, जो कुछ भी किया पंजाब गवर्नमेंट ने, और उसके बाद अभी तक जो है जो प्राइसेस डबल हो रही हैं, जो ज़ख़ीरा कंदोज़ी हो रही है, इसके ऊपर किसी किस्म का कंट्रोल नहीं है। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? दो चीज़ें हैं बड़ी सिंपल सादी सी। आपका जब भी ये बिजनेसमैन, आपका जब भी कारोबारी, रोसो था एक फिलोसफर था, वो कहता होता था कि आपका अच्छा बिजनेसमैन कभी अच्छा हुक्मरान नहीं हो सकता, क्योंकि हुक्मरानी होती है ऑफ गवर्नमेंट, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। और जो बिजनेसमैन होता है वो हमेशा अपना कारोबार को, स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देता है, लोगों की प्रायोरिटीज को प्रायोरिटी नहीं रखता। दैट्स वाई कि चीनी की कीमत भी जब आई तो यही लोग उस ब्लेम गेम के अंदर मौजूद थे। आज गंदम का इशू आया तो वही लोग, वही गवर्नमेंट्स, वही चीज़ें इन्वॉल्व होगी उसके अंदर। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है ना कि जब किसी क्रिसमस आती है, जब इस तरह के हालात बाहर यूरोपियन ममालिक में बनते हैं, तो वो लोग अपने लोगों की मदद करते हैं। कोरोना आया तो उन्होंने पैसे शॉपर्स में डाल के, मैं देख रहा था इटली की वीडियोस उन्होंने लगा दी। पर ऑन द अदर साइड हमारे यहाँ चाहे आ रहा हो आपका रमज़ान आ रहा हो, चाहे आपकी बड़ी ईद आ रही हो, चाहे आपका मुहर्रम आ रहा हो, इससे रिलेटेड हर चीज़ जो है वो महंगी डबल ट्रिपल प्राइसेस पे चली जाती है। सो ये एक डिलेमा तो है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं गवर्नमेंट, जिसको कहते हैं रिट ऑफ गवर्नमेंट। रिट ऑफ गवर्नमेंट ये नहीं है कि अली बुखारी को उठा के अंदर कर दो कि वो पीटीआई का वर्कर है। रिट ऑफ गवर्नमेंट ये होती है कि प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चीज़ें जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया उसको एग्जीक्यूट करना। और एग्जीक्यूट किसने करना है? एग्जीक्यूट गवर्नमेंट मशीनरीज होती है विच इज एग्जीक्यूटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके ऊपर आपकी एग्जेक्टिव बॉडी बैठी होती है, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होते हैं। अब डीसी का काम है, ये असिस्टेंट कमिश्नर का काम ये तो नहीं है कि एसी लगाए और साइकिलिंग कर रहा हो, और ये उनके काम है, ये एडीसीआर का काम है, ये एडीसीजी का काम है, ये डिप्टी कमिश्नर का काम है, ये चीफ कमिश्नर का काम है, ना कि पटवारियों का काम है, जो सबसे हायरार्की में सबसे छोटा डेजिग्नेशन जो होता है बीपीएस के अंदर जाके चीफ कमिश्नर के सबसे टॉप हेड पे आ जाता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और सबसे छोटे लेवल पे आपका पटवारी आ जाता है, तो वहां पर लेके चले जाते हैं आप। तखमीना कौन लगा रहा है? पटवारी। डिमार्केशन कौन कर रहा है? पटवारी। बंदे कौन इकट्ठे कर रहा है? पटवारी। आपका सामान राशन कौन बांट रहा है? पटवारी। यार इस तरह तो नहीं होते ना मामला, आपको खुद खड़ा होना पड़ता है, चीजें देखनी पड़ती हैं, और बहुत ज्यादा ये एक मैं समझता हूँ कि इंसानियत से गिरी हुई बात है। पॉलिटिकली तो छोड़ ही देना आप इसको, और ये इंसानियत से गिरी हुई बात है कि इस सूरत हाल में जब पूना पाकिस्तान जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है, लोगों की जान और माल, सबसे पहले जान उसके बाद माल, वो इस टाइम दाव पे लगे हुए हैं, और हमें प्राइसेस जो हैं वो कंट्रोल करने में हम नाकाम है। दिस इज अ परफेक्टली एंड प्योरली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल, गवर्नमेंट अगर ये नहीं कर सकती है तो गवर्नमेंट के जितने ये लोग बैठे हुए हैं जो अपने आप को बेसिकली तो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को शायद पब्लिक लॉर्ड समझ लिया। वैसे तो वैसे लॉर्ड की बात तो आज बाबर सत्तार साहब ने भी लिख दी है अपने खत में कि अदालत जो है अपने आप को मुनारकी बादशाहत की तरफ लेके जा रही है, खासतौर पे जो उन्होंने चीफ जस्टिस के ऑफिस के लिए कहा है, वो मैंने आपसे समझनी है बुखारी साहब, और मैंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी प्रोग्राम में डिस्कस करना है। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल से तबाहकारियाँ जारी हैं, दहशत गर्दों की भी नापाक अज़ाइम और मज़मूम मकासद से कार्रवाइयाँ जारी हैं। अपडेट्स आपको दें, जिला कुर्रम में गाड़ी पर फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक 12 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। बन्नू में FC हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों का हमला, 6 जवान शहीद, 5 दहशतगर्द हलाक। कोयटा में खुदकुश धमाका, 15 अफराद जाँ बहक, साबिक MPA समेत 35 अफराद जख्मी। यकीनन ये एक सोची समझी साजिश और मनसूबाबंदी के तहत भारत की प्रॉक्सी वॉर है जो चल रही है, जिसको हम फितनतुल हिंदुस्तान भी कहते हैं, क्योंकि उसको मार्का हक में ऐसी शिकस्त मिली है कि वो तड़प रहा है, जल बिन मछली जिस तरह तड़प रही होती है पानी के बाहर आके, मोदी तड़प रहा है, इसीलिए वो प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। खीतरान साहब, आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम यू, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे सर, आपकी नज़र में हम क्या अगले 10 सालों में दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे, या हम अगले 70 साल के बाद भी यही बातें कर रहे होंगे? खीतरान साहब। शुक्रिया तला।
ऐसा है कि आपने दो चीजें मर्ज की हैं। एक तो सैलाब की तबाहकारियां हैं और वो भी इंडिया की तरफ से है, और खासकर मेरा सूबा तो बहुत ज्यादा मुतासर है। खिदमतुल हिंदुस्तान जो उनके पेड मतलब है वो लोग हैं जिन मेरे पास कुछ मवाद है। मैं कभी आपके आपके आप मुझे अगर अपना नंबर भेजेंगे, मैं वो गुफ्तगू इनकी जो अफगानिस्तान से बैठ के या इंग्लैंड से बैठ के वो कर रहे हैं, अपने लोगों को पैसे पहुंचा रहे हैं, हथियार पहुंचा रहे हैं, वो मेरे पास उनकी बाज़ाब्ता रिकॉर्डिंग है। तो मैं आपके साथ जरूर तलसम प्लीज शेयर करूंगा। प्लीज। ये फितनतुल हिंदुस्तान जो अपने को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, जो कहते हैं कि हम आज़ाद बलूचिस्तान की बात करते हैं या बलूचों की बात करते हैं, इनकी बलूचियत कितनी है, मैं जरूर आपके साथ ये वो कुछ रिकॉर्डिंग है मेरे पास। 100% वो रिकॉर्डिंग हैं। मैं जिम्मेदारी से आपके चैनल के जरिए कह रहा हूं कि मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें आप फिर अंदाजा लगा लेना कि क्या कैसे पैसे भेजे जा रहे हैं, कैसे इवन अभी तो पंजाब के मेरे ख्याल कश्मीर की भी एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जहाँ पे वो कहता है कि फिलाने वीरान मकान में जाओ, वहां पे जो है ना असला दो और पैसे आपको मिल जाएंगे, और ये है वो इस हद तक वो कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान की तरफ आते हैं। देखें, ये सारा आफत तो अल्लाह की तरफ से आती है। अब पानी छोड़ना उनकी मजबूरी या हमारी मईशत को, वो कहते हैं कि अगर अमीर को मारना है तो उसकी दौलत ले लो, और गरीब को मारना है तो उसकी इज्जत छीन लो ना। तो मईशत अगर आप तबाह किसी मुल्क की कर देंगे तो वो उसकी कमर टूट जाती है। अब सैलाब आया है, 3 साल पहले आया है, लोग कर्जदार वो मंडी से और वो जो दलाल होते हैं उनसे, वो अभी तक कर्जों में चल रहे थे कि ये आफत आ गई। अब वो कर्जों वाले, ये तो जमींदार जो आम काश्तकार है वो तो एक 6-7 साल पीछे चला गया है, कर्जों में डूब गया है। अब ये एपिसोड नहीं है कि अभी सैलाब आया है। अब सर्दियों में अगला एपिसोड ये होगा कि वो टोटल अपने डैमों के जो भी उसके डैम है उनके दरवाजे 100% बंद कर देगा, और यहाँ 2-3 महीने एक पानी की बूंद नहीं आएगी। ये सैलाब का पानी जब तक खुश्क होगा, आपके कोई रकबे अगर काबिल काश बनते हैं तो आपके पास पानी की कमी होगी। वो हमारी मईशत को, हमारे मुल्क को, ये जो फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान है, और खास कर हिंदुस्तान इसमें जितना इन्वॉल्व है, तो मैंने कहा कि मैं आपको इसके सबूत दूंगा, ये नहीं है कि मैं खवाई बात कर रहा हूँ। तो मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा, 10 साल या 70 साल या जब तक मोदी है तब तक मुकाबला करेंगे? ये एक मोदी की बात नहीं है, उनकी अभी एक परसेप्शन बन चुकी है कि पाकिस्तान को सफाए हस्ती से हमने मिटाना है, और इंशाल्लाह इनका मुंह काला होगा। मैं फिर थोड़ी सा सियासत की तरफ जाऊंगा कि जो हुकूमत हम इस वक्त चल रही है, 1.5 साल हो गया है, 2-2.5 साल 3 साल और है, तो मेरी गुजारिश ये है अपोजिशन से भी, सियासतदानों से भी, कि हम मिल के इस मुल्क को बचाना है हमने। ये नहीं है कि मैं वजीर आजम हूँ, आप वजीर आजम नहीं है, आप अपोजिशन लीडर हैं, मैं अपोजिशन लीडर हूँ, आप वजीर आजम। अब इस खेल से हमको निकल के सिर्फ और सिर्फ एक चीज सोचनी चाहिए जिसका नाम है पाकिस्तान, और हमने पाकिस्तान को एक खुद मुख्तियार रियासत बनाना है। और इसकी मईशत की मैं तो इस के ये कहूंगा अल्फाज में कि जो छुरे इसकी कमर में घोंपे जा रहे हैं, हमने वो छुरे अपने हाथों पे लेके इसकी कमर बचानी है, ताकि ये पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो और इन 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 दुश्मनों का मुकाबला कर सके। और वो हम ऑन बोर्ड सारे इकट्ठे होंगे तो अगर हम एक दूसरे को ब्लेम गेम करते रहेंगे कि जी बीबी मरियम की गवर्नमेंट इधर ये कर रही है तो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ये कर रही है, हम इधर से उठे कि केपी में जो है ना वजीर आला ये कर रहा है, सिंध का जो है ना पीपल पार्टी की हुकूमत है ये करे, तो ये फिर न 7 है न 70 है। फिर जब तक पाकिस्तान जिंदा है हमारे साथ यही होता रहेगा और होता रहा है। बिल्कुल ठीक सर। बुखारी साहब, दहशतगर्दी पे आपकी राय सर इस वक्त? देखिए तला भाई, पिछले कुछ 25 साल से, मैं अगर 2000 के बाद से स्टार्ट कर दूं, तो हम ऑफ एंड ऑन दहशतगर्दी की लपेट में रहे हैं, ये एक रियलिटी है। और अगर उससे थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, जब हम स्कूल पढ़ते होते थे और 90 की दहाई स्टार्ट हुई और एंड ऑफ 80s, तो हमने उस टाइम देखा था कि जब अफगान वॉर हो रही थी तो पाकिस्तान में कुछ कल्चर नए नए आए थे, जो हम कुछ बुजुर्गों से सुना, कुछ हमने खुद देखा, जिनमें पजारो कल्चर आया, जिनमें क्लशनकोफ आई, जिसके अंदर जो है वो बॉम्ब आया, जिसके अंदर ड्रग्स आई। ये सारी की सारी 80s की दहाई के बाद आई, और हम लोग जब स्कूल में थे और 90s स्टार्ट हो गया और कॉलेज में गए तो ये चीज़ें अपनी अरूज पे थी। और उसके बाद एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स आई, और देन सेक्रेटेरियन वायलेंस आया, और सेक्रेटेरियन वायलेंस के बाद लोग भाग जाते थे अफगानिस्तान।
हमने अफगानिस्तान वॉर लड़ी, हमने एक चीज बड़ी क्लियर है और मैं बड़ा उस पर कन्विंस्ड हूँ, जो हमारे लीडर इमरान खान साहब कहते होते हैं कि हमने दूसरों की जंगें लड़ी और दूसरों की जंग लड़ते लड़ते हमने अपने घर को मैदान जंग बना दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व करने का कोई जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है तल्ला भाई मेरे नजदीक। हम जो चीज लिखते हैं ना ऑन पेपर, हम उसको एग्जीक्यूट कर दें तो हर चीज जो है वो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आर्मी पब्लिक स्कूल का इशू आया वो 2014 में, और एक पूरा नेशनल एक्शन प्लान बना। आप जरा 2014 और आज 2025 आ गई है, 11 साल गुजर गए हैं, क्या हमने उस नेशनल एक्शन प्लान को इसकी ओरिजिनल लेटर एंड स्पिरिट में एग्जीक्यूट किया? नहीं किया। जवाब है नहीं। हमने नेक्टा बना दिया, हमने अरबों रुपए के एक इंस्टीट्यूशन बना दिया और फिर उसके हेड लगा के किसी आईजी को बैठा देते हैं पुलिस में से। हमने पढ़े लिखे लोग, हमने जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स लोग हैं, आईटी स्पेशलिस्ट लोग हैं, हमने जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी उसमें लेकर ही नहीं गए। उनकी रिपोर्ट आई, आज वो भी एक सब अदारा बन के रह गया जिसको वहां भेजना, वहां पे अकोमोडेट कर दें। सो बात यह है कि जब तक ये सारी चीजें हम दुरुस्त नहीं करेंगे और हमारी अपनी सिम्त दुरुस्त नहीं होगी, हमारी अपनी डायरेक्शन दुरुस्त नहीं होगी। देखें दुनिया में इंडिया हमारा मुखालिफ मुल्क है, तो इंडिया क्यों चाहेगा कि आप जो है वो बहुत सक्सेसफुल मुल्क बन जाए और बड़ा एक सुपर पावर बन जाए और बहुत खुशहाल हो जाए? वो तो अपनी अतुल इम्कान कोशिश करेगा कि आपको डैमेज करें। आपने अपने आप को बचाना है, आपने अपने इश्यूज जो है वो इन हाउस जो आपके इश्यूज हैं उनको सही करना है, उनको खुद इस्लाह करनी है। आपने अपने लोग, अगर आपका डीसी सुबह आता नहीं है टाइम पे, 10 बजे सो के उठ के आता है, उसको एक आम फैम आदमी मिल नहीं सकता, अंदर जा नहीं सकता, जिसने सारे लोगों के मसाइल हल करने हैं, जो एक डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज बैठा हुआ है। तो आपने अपने ये जो आपका केडर है, या जो आपका ये जो CSS सिस्टम है, या जो आपका ये क्लास सारी की सारी जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, इनके अंदर इस्लाह आपने करनी है ना, कोई बाहर से आके तो नहीं करेगा। आपकी सारी बात को अगर मैं लपेटूं सर, तो बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, आप ये कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, exactly. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर इजाजत देना बुखारी साहब, बेग साहब की तरफ जाने दें। बेग साहब, आपकी नजर में दहशतगर्दी का हल? सर दहशतगर्दी की वजूहात की तरफ हमें जाना होगा। ये बात सही है कि हम दूसरों की जंगें लड़ते रहे और उससे दहशतगर्द जो है उनकी ये महफूज कमिंगा पाकिस्तान बन गई। खास तौर से चंद सूबे जिसमें PPK बलूचिस्तान जो है सर फहरिस्त हैं। लेकिन ये वक्त का तकाजा था, या उस वक्त की सूरत हाल पे जो भी हुकूमत थी, जो मेरे भाई PTI से कह रहे थे, इनके द्वारा हुकूमत में भी यही सब चीज़ें फैसले हुए हैं जो हम और आप बात कर रहे हैं आज। तो इसमें किसी को ब्लेम नहीं करना, लेकिन अब दहशतगर्दी का लिए जब नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था 2014 में, उस प्लान को अमल दरामद करना, और वो बड़ा वेल थॉट ऑफ एक प्रोग्राम था जिसमें दहशतगर्दों पे पाबंदी थी, उन्हें अफगानिस्तान के जो है यहाँ पे तालिबान वापस भेजना था, वगैरह वगैरह। लेकिन आपने ये देखा कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद नहीं करने दिया, और उसके ऊपर सियासी दबाव, मुख्तलिफ कंप्रोमाइजेस, समझौते होने के बाद यह हुआ कि वो नेशनल एक्शन प्लान इस ट्रू लेटर एंड स्पिरिट तला नहीं उस पर अमल जो दरामद है वो किया जा सका। और यही वजह है आज जो दहशतगर्दी है, हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं दोबारा बेहतर हो जाए। मुस्लिम ब्रदर्स हैं, नेबर्स हैं, चीन भी हमारी मदद कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें पिछले 3-4 दिन से हमलों में शिद्दत आई है, और ये वो हमले हैं जिसमें अफगानिस्तान की सरजमीन जो है इस्तेमाल की जा रही है। बिल्कुल ठीक। अलाउमी रऊफ साहब, आपकी नजर में दहशतगर्दी का हाल जल्दी से? सर दहशतगर्दी तो मैंने मानी और दहशतगर्दी के लिए इक़दाम अफवाज उठा रही है, लेकिन माशी दहशतगर्दी का क्या होगा? इकोनॉमिक हिटमैन, इकोनॉमिक दहशतगर्दी जो हो रही है, आप ये देखें किसान हारियों ने, लाखों किसान हारी जिन्होंने मुफ्त में गंदम बेची 52 रुपये 50 रुपये में, उन लोगों के लिए क्या मरात है, वो कर्जदार हैं, उनके यहाँ दवाइयाँ नहीं हैं, उनको तकालीफ देखें। और चावल का क्रॉप हमारा, मैं आपको लेकिन आप ही दहशतगर्दी पाकिस्तान में, मुआशी दहशतगर्दी पाकिस्तान में, दहशतगर्दों की दहशतगर्दी पाकिस्तान में, कोई और गर्दी आपको याद आ रही है तो बता दें। मैं आपको बताऊं कि अगर ये क्रॉप की बातें सब कर रहे हैं कि ये हमारा क्रॉप अफेक्ट हुआ, गंदम का ऐसा नहीं है। दूसरा मैं आपको बता दूं, चावल में अफेक्ट आया है पंजाब की तरफ 40%, 30%, और बाकी गन्ने की फसल कोई खराब नहीं होगी, और सेकंड क्रॉप है इसका, और इंशाल्लाह वो गन्ना भी अच्छा हो जाएगा। दालों में हमें कोई बहरान का नहीं है अंदेशा, अल्लाह का क्योंकि इम्पोर्ट हमारा 80% है। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। सारी चीजों में मैं हाथ जोड़ के दरखास्त करूंगा हुकूमत वक्त से
कि इसकी पॉलिसियां देखें और इन इकदाम को अमली इकदाम पे ले जाएं। आमीन। ये जाके 200 रुपए किलो आटा करने के चक्कर में खुदारा इस मुल्क को बचाएं। आमीन आमीन। 26वीं आईनी तरमीम की बदौलत सुप्रीम कोर्ट को एक चीफ जस्टिस मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सरफराज डोगर एस चीफ जस्टिस मिले और आज उन्होंने फुल कोर्ट इजलास पहली बार बुलाया है। इजलास आने से पहले ही बाबर सत्तार ने भी खत लिख दिया, सरदार एजाज इसहाक ने भी खत लिख दिया। खतूत के अंदर ऐसी बातें लिखी गई जो हैरान कुन थी, परेशान कुन थी, अनबिलीवेबल थी। सिर्फ एक पहला पॉइंट उनका पढ़ता हूं बाबर सत्तार साहब के खत का। वो कहते थे डिमिनिशिंग रोल ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट एज अ गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अवाम के बुनियादी हकूक की हिफाजत करने में खत्म होता जा रहा है और डिमिनिशिंग रोल ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बुखारी साहब, आज के इस इजलास पे इस किरदार के ऊपर आप रोशनी डालिए। बुखारी साहब, आप माहिर कानून भी हैं, मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें। जो खत भी लिखे गए हैं, जो इजलास भी हुआ जिसमें वो शरीक भी हुए बाबर सत्तार और सरदार एजाज। देखें तला भाई, आपको याद होगा कि जब काजी फायज ईसा साहब जैसा शख्स सुप्रीम कोर्ट के आला तरीन कुर्सी पे बैठा हुआ था और उसके ऊपर जब 6 जजेस ने खत लिखा, 6 जजेस, 8 में से 6 जजेस ने खत लिखा, एक चीफ जस्टिस के अलावा और एक जस्टिस और थे उनके अलावा, कि यार ये चीजें हो रही हैं जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और उसके ऊपर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो तो वहां से स्टार्ट हुआ और आज तक आ गया। मैं तो आफरीन है और सलाम पेश करता हूँ उन जजेस को जिन्होंने वो 6 जजेस ने खत भी लिखा और उसके बाद आज भी वो खत लिख रहे हैं कि उनको कोई परवाह नहीं कि उनके साथ कोई अवाम खड़ी है, कोई सियासी पार्टी खड़ी है, उनका क्या होगा क्या नहीं होगा, उनके साथ के लोगों के साथ क्या हुआ, लेकिन वो आज भी एक फर्म स्टांस लेके खड़े हुए हैं। और वो क्या है कि ऑनेस्टी का, डिग्निटी का, कि आपने बर्बादी फेर दी हर तरफ, उसको किस तरह असलाह की जाए, और जो एक डिग्निटी थी वो खत्म हो गई। बेग साहब, आपकी तरफ आ रहा हूं। बेग साहब, जो खत लिखे गए हैं ना, उसमें एक पॉइंट बाबर सत्तार साहब का ये भी है, assumption of powers to transform chief justice's office into a monarchy। बादशाहत बना ली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने ऑफिस को। तो यही टारगेट था 26वीं आईनी तरमीम का जो बाबर सत्तार साहब कह रहे हैं। बेग साहब, नहीं थे, मैं इनकार करूंगा। और ये ऐसे पैसिमिस्ट बातें करना मैं नहीं समझता कौम को नाउमीदी की तरफ अंधेरे में धकेलना है। आइन आपकी अपनी जगह इंटैक्ट मौजूद है, सुपीरियर अदालतें अपनी जगह काम कर रही हैं। किसी जगह आपके कोई अगर खदशात हैं, रिजर्वेशन है, तो आला उज़्मा अदालतों में आप जा सकते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं वो लोग, सर केस चल रहा है। हाँ, तो फिर वेट करें, इंतजार करें। सुप्रीम कोर्ट पे हर एक को, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो एक नॉन कंट्रोवर्शियल जज हैं, कानूनदान हैं, और हमें पूरा उम्मीद है कि वो कभी भी कानून के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह से बातें करना, एक तासुर ये देना कि जी मुल्क में सब चीज़ें जो हैं वो गैर कानूनी और गैर आईनी हो रही हैं, ये मैं नहीं समझता कि ये सही है। कानून अपनी जगह मौजूद है, आइन अपनी जगह मौजूद है, अदालतें काम कर रही हैं। हर जगह पे फोरम और रिमीडियल फोरम्स जो इंसाफ के हैं वो मौजूद है। खीतरान साहब, आपकी नजर में 26वीं आईनी तरमीम आपकी हुकूमत लेकर आई, अदालतों का निजाम बेहतर तो नहीं हुआ? पेंडेंसी बढ़ गई, जजेस के इख्तलाफात बढ़ गए, चीफ जस्टिस के ऑफिस को बादशाह का ऑफिस कहने जाने लगा। क्या आप यही टारगेट कर रहे थे इस तरमीम से आपकी हुकूमत, खीतरान साहब? तलत भाई, ऐसा है कि वही बात मैं फिर वापस ले जाऊंगा कि ब्लेम गेम से हम निकल आए। अब देखें, मेडिकल में एक मैंने सुना है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, कहते हैं कि आपके अंदर एक फौज होती है जो आपके जरासीम वगैरह हवा के साथ जाते हैं, उसको किल करते हैं। एक स्टेज पे आके वो आपस में लड़ जाते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है, जिसको बर्स्ट बोलते हैं, सफेद दाग जिस्म पे निकल आते हैं। बात यह है कि मैं यही चाह रहा हूं, मैं यही कहना चाहता हूं। मैं 2-3 सजेशन आपको, शायद आपके प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है सर, 2-3 सजेशन दूंगा कि इदारों के अंदर जब लड़ाई होगी तो उसका असर अवाम पे पड़ेगा। कोई भी इदारा है, चाहे वो जुडिशरी है, एस्टेब्लिशमेंट है, या कोई भी इदारा है, वो आपस में लड़ेंगे जिस पे अवाम आंखें उधर लगा के बैठे होते हैं कि जी हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा या यहाँ से हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। वो फिर वो नहीं हो सकता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये जो आपके जुडिशरी है, इनके अंदर जो लड़ाइयाँ सुप्रीम कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो भी सिलसिला है, खत लिखना, ये करना, ये उनका इंटरनल मसला है। रोजाना जजेस साहबान एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ये खत लिख के फिर इसको मीडिया पे दे देना कि जी हमने ये खत लिखा,
ये इसका मतलब है कि एक दूसरे के जो इख्तलाफात हैं वो उसको अवाम के अंदर अपना कैश करना चाहते हैं। ये चीज गलत है। ये बैठे चीफ जस्टिस भी ऐसा ही जज है जितना जितना ऑनरेबल दूसरा चीफ जस्टिस होता है। सिर्फ फर्क ये है कि उसके पास इंतजामी इख्तियारात आ जाते हैं और चीफ कहलाता है, और जो लोअर जजिस्ट्री है उसके ट्रांसफर पोस्टिंग या डिसीजन या रोस्टम जो भी डेली उसका बनता है वो उसके इख्तियारात में आ जाता है। अदरवाइज तो इतने इख्तियारात हैं जितने एक जस्टिस दूसरे को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का है या हाई कोर्ट का है। बहुत आपने अच्छी बात की थी। टाइम का मैं जल्दी से होनी चाहिए। पॉलिटिशियन जितने भी हैं हमें, कोई भी गवर्नमेंट गलत बनी है, बुरी बनी, अच्छी बनी, उसको 5 साल चलने दें। वेल सेट, बड़ी खूबसूरत बातें की हैं खीतरान साहब आपने। रऊफ भाई प्रोग्राम के इख्तिताम पर आप इंसाफ के निजाम के ऊपर अपनी राय दे दें जो अफगानिस्तान के बराबर खड़ा है। आप सेशन कोर्ट लें, हाई कोर्ट लें या सुप्रीम कोर्ट लें, सब में मुकदमात के ढेर हैं। हम सियासत में लगे हुए हैं, सियासी मुकदमात होते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। हम आवाम के लिए भलाई की क्यों नहीं बात कर रहे? और ये फाइलें जो बनती जा रही हैं उनको जल्द से जल्द फैसले किए जाए। बिल्कुल ठीक सर। मैं दरख्वास्त करता हूँ हाथ जोड़ के। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अब्दुर्रऊफ इब्राहिम साहब का, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब का, अब्दुर्रऊफ खीतरान साहब का, अली बुखारी साहब का, और आखिर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान आपके सामने रख दूँ कि जिस मुआशरे में अदल इंसाफ नहीं होगा वो कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा, कभी तरक्की नहीं करेगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। सोचिए हम क्यों आगे नहीं बढ़ रहे। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो।